अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद के प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। भिन्न मतलब कि थोड़ी ये भाषा अलग है। जो पढ़ा रही हूँ ना उसको आप ध्यान से सुनिए और आप भी पढ़िए खुद से। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यूरोपीय। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा की कई भाषाएं। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी कि संस्कृत, माँ हिंदी में, संस्कृत में मातृ कहा जाता है और हिंदी में माँ, और मदर अंग्रेजी में। इस शब्द को देखो, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की एक सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो बहुत मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे कई लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषियों और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र पेज 2 में खोजो तथा पढ़ो। देखिए यहाँ भोज वृक्ष की छाल से एक पांडुलिपि का चित्र है। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियों का यहाँ वार्तालाप चल रहा है। खुद भी पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। विश्वामित्र: हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र: हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो।
मैं रथों और गाड़ियों में सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों की गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी बहुत महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र, मैप एक को देखो और उसकी ऐसी 5 नदियों की सूची बनाकर ऋग्वेद में है कि नहीं, जिनके नाम ऋग्वेद में है कि नहीं, सूची बनाई नदियों का। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी कि खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह-मशवरा भी करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण के काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। दोस्तों, तबीयत ख़राब है, फ़ीवर है, फिर भी मैं रीड कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको आप भी एक बार रीड करिए। यहाँ राजा के बारे में कहा गया है कि राजा वैसे नहीं थे जैसा कि मतलब हम लोग सुनते हैं कि मतलब राजा के पास सैनिक होते हैं, राजा के पास धन होते हैं, मतलब राजा के पास हर चीज़ होती है। तो राजा वैसे नहीं थे उस समय के। राजा बिल्कुल अलग थे उस समय के, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, और उनका बेटा भी अपने आप शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। अगला चैप्टर में आप अध्याय 6 में इससे एकदम मतलब अच्छे से पढ़िएगा। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी कि स्त्रीलिंग दासी, दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद
माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें यह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोशी प्रहरी। कहानी महापाषाणों की। पाषाण मतलब होता है पत्थर। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा पाषाण, बड़ा महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर नाम से ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 यानी कि मैप 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कुछ महापाषाण यानी कि बड़े पत्थर ऊपर भी होते हैं जमीन के, और कुछ जमीन के नीचे भी होते हैं। मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल दिखा गए हैं। पुरास्थल यानी कि वो जगह जो वर्षों पहले हुआ करती थी, वो दिखाए गए हैं। देखिए, जो अभी का वीडियो है वो क्लियर अपलोड होता है, तो जहाँ नहीं समझ में आएगा वो खुद आप भी ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है आपको। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें क्रमबद्ध यानी कि अच्छे तरीके से क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेवर जिसे कहा जाता के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? आप कमेंट करिए। आप इसके बारे में कितना जानते हैं? महापाषाण जैसे कि पीछे हम बता चुके हैं कि महा यानी बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर यानी बड़े पत्थर जो जमीन के ऊपर भी होते थे और जमीन के भीतर भी। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर में देखिए आप, घोड़े के लिए सामान, ये सब है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 पेज 14 ब्रह्मगिरी की खोजो। ब्रह्मगिरी को खोजो। मैप 2 में ब्रह्मगिरी एक जगह है, उसको मैप 2 में खोजिए कहाँ है इसमें। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया जाता होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 इनाम गांव को खोजिए। जहां ब्रह्मगिरी को इसी पेज में खोजने के लिए बोला गया, पीछे पेज में, वहीं इनाम गांव को खोजिए। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था।
उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। देखिए, जिस तरह से उस समय सामाजिक असमानताएं थी, उस समय से हर युग में सामाजिक असमानताएं होती है लोगों को। जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब, तो उनको उसी तरह से पहले जो अमीर लोग होते थे उनको ज़्यादा अच्छे से दफनाया जाता था। उनके साथ बर्तन, खाने पीने की चीज़ें, उन लोगों को मानना था कि मतलब जो मरे हुए लोग हैं उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए कब्र में, वो लोग खाते हैं, तो वो लोग शवों के साथ ऐसा करते थे। और जो गरीब होते थे उन लोग मतलब वो लोग भी रखते थे, लेकिन अपने जिस तरह के वो लोग थे उसी तरह का अपना खाना पीना रखते थे। तो पीछे का 3 या 4 अध्याय अपलोड किया गया है, उसमें से क्वेश्चन पूछूंगी मैं, अब बताइएगा। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों को काम धंधे की एक सूची बनाओ। एटलस में चीन को देखिए। एटलस यानी होता है यहाँ पर मानचित्र। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी। ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनके बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन मिले हैं। कांसा किससे बनाया जाता है ये बताइए आप। और यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताइए। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्ती स्त्रियों को जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों के से काफ़ी ज़्यादा होता है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, स्त्रियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में इन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल जैसी चीज़ें मिलती थी। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा है कि इन्हें लोग खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, गधा, सुअर इत्यादि जो जानवर हैं, ये सब में मछली की भी हड्डियाँ पाई जाती थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर ये सब इत्यादि रस भरी फल भी एकत्रित की गई हैं। ये है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जिसको आपको याद करना होगा। ये जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। VVI क्वेश्चन होता है। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है कि वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? लगभग 3500 साल पहले हुआ था। तो ये सब आप जो क्वेश्चन आंसर है ये आप खुद भी पढ़ लीजिए, आओ करके देखिए। मैं क्वेश्चन आंसर को भी क्यों अपलोड करती हूँ क्वेश्चन को साथ में, क्योंकि आप लोग बनाएं।